देखो करना क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले तुम्हें पढ़ने आएगा प्लांट हार्मोन, जिसे एनसीईआरटी कहेगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। रेगुलेटर इसलिए कहा जैसे आपके गैस चूल्हे में रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर को बढ़ाइए तो ज्यादा गैस निकलेगा, रेगुलेटर को कम कर दीजिए गैस कम हो जाएगा। तो रेगुलेटर कहने का मतलब वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। रेगुलेट करना, रेगुलेटर नाम दे दिया। तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 5 है, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर देखिएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा जो मेन है, सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था उसका नाम था ऑक्सीन। ऑक्सीन, ठीक है। फर्स्ट इज द ऑक्सीन, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आप पढ़िएगा तो मिलेगा जिब्रेलिक एसिड। ऑक्सीन का नाम पढ़िएगा तो मिलेगा इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, यानी वो भी एसिडिक है। ऑक्सीन को अगर पढ़िएगा तो ऑक्सीन कई तरह के, कुछ अपने आप प्लांट बनाता है, कुछ हम लैब में इंडस्ट्री में बनाते हैं, सब में देखिएगा नाम होगा इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एसिडिक। और इसमें तो लिखा हुआ है जिब्रेलिक एसिड, यानी ये भी एसिडिक, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़िएगा तीसरा जो होगा वो होगा सी के साइटोकाइनिन, ठीक है, सी के साइटोकाइनिन। ये बेसिक नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। सर क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजिनस बेस से बना है। अगर आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो ये एडेनिन से बनता है। अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ोगे तो मिलेगा जो साइटोकाइनिन इज द डेरिवेटिव ऑफ द एडेनिन, और एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस है, यानी ये बेसिक नेचर का हो गया, ठीक है। और एनसीईआरटी में नाम भी है इसका, प्रिकर्सर कौन है तो देखिएगा साइटोकाइनिन का है 6 फुरफुराइल एम्यूनोप्यूरिन। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा, ठीक है, देखिएगा जब ऑक्सीन स्टार्ट हो रहा है ना उससे ऊपर में, मेरे पास एनसीईआरटी बुक तो नहीं है, लेकिन जहां पर ऑक्सीन स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपका एविना कर्वेचर टेस्ट, हाँ फोटोट्रोपिज्म वाला दे रखा है, वहां ऊपर में देखिएगा साइटोकाइनिन किससे बना है, किसका डेरिवेटिव है, तो लिखा होगा 6 फुरफुराइल एमिनोप्यूरिन। प्यूरिन कौन? वही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है ना, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, उसी से बना होता है, ठीक। सर फोर्थ कौन है? ये इथाइलिन है। यही इथाइलिन जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो गैसियस नेचर का है। एक क्वेश्चन तो यही आता है, इथाइलिन कौन सा हार्मोन गैसियस नेचर का है? वही इथाइलिन जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, C2H4। कोई नया चीज नहीं है C2H4। आई थिंक कैसे लिखते मुझे भी नहीं लिखने आता। C2H4 ऐसे ही लिखते ना, C डबल बॉन्ड C, इथाइलिन है, C2H4, ये गैसियस नेचर का है, बोले ठीक है। लास्ट वन इज एब्सिसिक एसिड, ये भी एसिडिक नेचर का है। एब्सिसिक एसिड देखो नाम में लिखा है, एसिडिक नेचर का है। सर इथाइलिन ये तो हाइड्रोकार्बन से, तो एसिड बेस तो नहीं लिखेंगे, तो थोड़ा सा नेचर को समझिए। इस 5 हार्मोन में से स्टार्टिंग के जो 3 है, स्टार्टिंग के जो 3 है ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, ये जनरली ग्रोथ को बढ़ाता है। चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जनरली इनका काम है ग्रोथ को बढ़ाना, हाँ। और एब्सिसिक एसिड का मेनली काम है ग्रोथ को घटाना, ग्रोथ को घटाना, हाँ। बोलेगा सेल डिवीजन मत करो, हाँ। बोलेगा जो सीड है अभी बेटा जर्मिनेट मत करो, मोटापा मत बढ़ाओ, लंबाई मत बढ़ाओ, ठीक है। तो ग्रोथ को घटाने का काम किसके पास में है? एब्सिसिक एसिड। ये भी जरूरी है। अगर कंडीशन खराब है, अगर कंडीशन खराब है तो प्लांट बोलेगा ना क्यों ग्रोथ करेंगे भाई, ग्रोथ करना क्या जरूरी है, अभी तो कंडीशन खराब है। तो अपने आप को ग्रोथ को घटाइए, वो काम है एब्सिसिक एसिड का। स्टार्टिंग वाले 3 का काम है प्रमोटर, वो प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे। लास्ट वाले का काम है इनहिबिटर, लास्ट वाले का जनरली काम होगा ना इनहिबिटर, तुम्हें तो मालूम तो ही है, स्टोमाटा को बंद कर देगा। अगर गर्मी ज्यादा है स्टोमाटा बंद कर देंगे, बोले ठीक है। अगर ठंड का टाइम है तो बोलेगा कि हम भाई मोटापा नहीं बढ़ाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेंगे, लंबाई नहीं बढ़ाएंगे, सीड को जर्मिनेट नहीं करेंगे, सारा उल्टा काम।
इसलिए इसे नाम दिया गया ग्रोथ इनहिबिटर। सीड जर्मिनेशन को रोकेगा, स्टोमाटा को बंद करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ को घटाएगा। ठीक है, सब कुछ उल्टा काम है। सर इथाइलिन क्या है? मेरे में से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन अगर पढ़ना है तो इथाइलिन पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट इथाइलिन है। सर ये इनहिबिटर है, ये प्रमोटर है? सर ये क्या है? सर प्रमोटर है, बढ़ाता है, या इनहिबिटर है? दोनों है। अगर तुम इथाइलिन को पढ़ने की कोशिश करोगे तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ जगह पे बोलेगा हम सीड के ग्रोथ को हम बढ़ाएंगे, भाई सीड जर्मिनेशन करेंगे। एनसीईआरटी में देखना, बोलेगा जो पीनट होता है ना, उसके सीड को जर्मिनेट मैं करूंगा ना, रूट को बढ़ाने का, रूट इनिशिएशन का काम करूंगा। थोड़े देर बाद बोलेगा नहीं नहीं, हम तो मारने का भी काम करेंगे, सेनेसेंस में ले जाएंगे, डेथ में ले जाएंगे। तो ये प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है, लेकिन मेनली ये इनहिबिटर ही है। मेनली ये इनहिबिटर का ही काम करेगा, प्रमोटर से ज्यादा ये इनहिबिटर का वर्कआउट करना पसंद करेगा। ठीक है, दोनों है, लेकिन मेनली कौन सा है? इनहिबिटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक और चीज, मैक्सिमम जो हार्मोन है वो फीमेनाइजिंग हार्मोन है, यानी कि इस हार्मोन का अगर छिड़काव कर दो तो प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। अगर जैसे तुम ऑक्सीजन छिड़क दो तो प्लांट के अंदर में फीमेलनेस, यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें कार्पेल बनेंगे। उसमें क्या था? कार्पेल भी था और उसमें स्टेमन भी था। ये बोले स्टेमन स्टेमन हटाओ, हम ऐसे फ्लावर बनाएंगे जिसमें कार्पेल ज्यादा होगा। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो फीमेनाइजिंग हार्मोन है, फीमेल का कैरेक्टर डेवलप करेगा। साइटोकाइनिन मैं भी फीमेल का कैरेक्टर डेवलप करूंगा ना। इथाइलिन में तो साफ साफ लिखा है दे विल प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर। एनसीईआरटी का लाइन है, दे प्रमोट द फीमेलनेस। जिब्रेलिक एसिड को कहते हैं एमएसएच, मेल स्टेरॉइडल हार्मोन। ये मेल कैरेक्टर को डेवलप करने में काम करेगा। मेलनेस लाएगा कौन? जिब्रेलिक एसिड। बाकी सारे फीमेलनेस, फीमेल के कैरेक्टर को डेवलप करने में काम करेंगे। एब्सिसिक एसिड बोलेगा ये सब के चक्कर में नहीं पड़ते, न्यूट्रल है, हमें ये सब काम वाम नहीं है, ये सब काम वाम हमें नहीं आता, जेंडर वेंडर पे हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? जो प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन में समझो, एनिमल हार्मोन में सबसे बड़ा क्या है कि एनिमल हार्मोन एक डिफाइंड एरिया ग्लैंड से रिलीज होता है। हमारे अंदर क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, एक डिफाइंड प्लेस है ग्लैंड, ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होगा। प्लांट में ऐसा कुछ नहीं। ऑक्सीजन कहां निकलता है बता दो? बोले पता नहीं सर। इथाइलिन कहां निकलेगा? पता नहीं ना। तो प्लांट के अंदर कोई ग्लैंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, हो सकता है ये रूट के पार्ट से निकल जाए, रूट के टिप से। जैसे ऑक्सीजन पढ़ाऊंगा तो शूट, एपिकल शूट, ये वाला जो स्टेम का एपेक्स है वहां से निकल सकता है, रूट का एपेक्स है वहां से निकल सकता है। कोई डिफाइंड ऑर्गन नहीं, ग्लैंड इस तरह का नहीं है। जब पढ़ोगे इथाइलिन कौन निकालेगा भाई? तो जो फ्रूट पक रहा है वहां से इथाइलिन निकल जाएगा। तो कोई ग्लैंड का कॉन्सेप्ट यहां नहीं होगा। सेकेंड चीज, एनिमल में जो हार्मोन है वो डिफाइंड है कि थायरॉक्सिन तो ये काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन तो लंबाई बढ़ाएगा, इंसुलिन तो वो शुगर को कंट्रोल करेगा। इसमें ऐसा नहीं चलेगा, इसमें ऐसा नहीं, बड़ा कंट्रोवर्सी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। रियल बताऊं, तुम एनिमल हार्मोन को एक बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। टीएसएच क्या करेगा, एफएसएच क्या करेगा, एलएच क्या, मुझे भी याद है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा भाई? तो ओवुलेशन में करेगा। एफएसएच क्या करेगा? तो ये हो गया। एलडीएच कौन है? एडीएच, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, इससे डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, मुझे भी याद। लेकिन प्लांट हार्मोन में ऐसा नहीं चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन में पूछ दिया, एक वर्ड आएगा फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तुम पढ़ोगे भाई कहां है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल? तो एनसीईआरटी में देखोगे इथाइलिन में मिलेगा। बोले ठीक है सर, रट्टा मार लिया, इथाइलिन में मिलेगा क्या? फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। लेकिन जब तुम ऑक्सीजन में जाओगे, ऑक्सीजन में भी लिखा होगा, जब ऑक्सीजन पढ़ोगे वहां भी मिलेगा। एक वर्ड बहुत परेशान करेगा, एब्सिशन।
एक वर्ड बहुत परेशान करेगा, एब्सिशन। समझ लो पहले ये सर एब्सिशन होता क्या है। एब्सिशन का मतलब होता है फॉल करना, गिर जाना। तुम्हें छत पे ले जाऊं, ढकेल दूं, गिरना, एब्सिशन। प्लांट में क्या है, लीफ है, गिर जाना, लीफ का एब्सिशन होना। फ्रूट है, पक गया, गिर जाएगा, एब्सिशन। फ्लावर है, पॉलिनेशन ये सब हो गया, भैया गिर जाओ अब, ठीक है, अपने कैलिक्स कोरोला को गिरा दो, एब्सिशन। तो ये वर्ड बहुत परेशान करेगा। तो एब्सिशन का मतलब फॉल करना। तो साइंटिस्ट ने उसी के नाम पे रख दिया एब्सिसिक एसिड। देखो बोला कि ये देखो भैया सब उल्टा काम एब्सिसिक एसिड कराएगा। जब प्लांट में अनफेवरेबल कंडीशन आया, लीफ को फॉल करा दो, पानी बचाएंगे। प्लांट के अंदर में जब पॉलिनेशन हो गया तो भैया फ्लावर को फॉल करा दो। फ्रूट पक गया, फ्रूट को गिरा दो। तो सबसे मेन काम दिया गया एब्सिसिक एसिड को कि भैया आप करोगे एब्सिशन। और एब्सिशन के नाम पे हमने नाम रख दिया एब्सिसिक एसिड। तुम भी खुश हो गए, चले एग्जाम में तो कर देंगे, जहां भी एब्सिशन वर्ड आएगा मार देंगे, और क्या एब्सिसिक एसिड। साइंटिस्ट बाद में कंफ्यूज हो गए, बोले क्या एब्सिशन कौन कराएगा, एब्सिसिक एसिड। बाद में पता चला अरे कराएगा। लेकिन लीफ के एब्सिशन में, लीफ के एब्सिशन में तो इथाइलिन का रोल है मेनली। बाद में पता चला लीफ जो फॉल करता है उसमें एब्सिसिक एसिड का नहीं है, वो फ्रूट फॉल में है। वो मेनली कौन करेगा, इथाइलिन। वहां भी मिल जाएगा। बोले सर बड़ा कंट्रोवर्सी है। फिर तुम जाओगे ऑक्सीन पढ़ने, एनसीईआरटी में साफ साफ एक वर्ड है, एकदम स्टेटमेंट क्लियर लिखा हुआ है कि जो यंग फ्रूट, यंग प्लांट है, अभी प्लांट यंग है, फ्लावर यंग है, फ्रूट यंग है, लीफ यंग है, अभी यंग है। अभी आम का पेड़ डेवलप हुआ है, नए नए आम लगे छोटे छोटे, क्या फॉल करना चाहिए। बोले नहीं सर छोटे छोटे ये अभी पका कहाँ है सर, अभी यंग लीफ है, गिरा दोगे हरे रंग का। इसलिए जब प्लांट में यंग अवस्था, यंग कंडीशन में रहेगा तो एब्सिशन को रोकना है, वो काम ऑक्सीन करेगा। लेकिन यही ऑक्सीन जब ओल्ड स्टेज में जाएगा, जब प्लांट ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, तो क्या होना चाहिए, आम जो लगा हुआ है वो टूट करके गिरना चाहिए, जो फ्लावर लगे हुए वो टूट करके गिरने चाहिए। हाँ, जो बर्ड्स, हाँ फ्रूट हो, फ्लावर, जो भी पार्ट है वो पकने के बाद नीचे गिरने चाहिए। तो ये ओल्ड स्टेज में यही ऑक्सीन प्रमोट करेगा एब्सिशन को। सर बड़ा कंफ्यूजन है। अभी बोलते हो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिशन कराएगा, फिर बोलते हो इथाइलिन कराता है लीफ का, अब बोलते हो ऑक्सीन भी आ जाएगा। इसलिए बड़ा दिमाग को खोल करके पढ़ना है। थोड़ा रट्टाफिकेशन हो सकता है, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा रट्टाफिकेशन चलेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी का हर लाइन को क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं ट्रिक्स के बेस पे चलूंगा, कुछ नहीं, सबको ट्रिक्स मालूम है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीन के बारे में। आपके मिनरल न्यूट्रिशन में ये साफ साफ एक स्टेटमेंट लिखा है ऑक्सीन के बारे में। मिनरल न्यूट्रिशन में साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीन के बारे में, जिंक इज एसेंशियल। अगर तुमने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आता है, ऑक्सीन बनाने के लिए कौन से मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपका आंसर होगा सर जिंक। ये एनसीईआरटी का लाइन है, रट्टा मार लेना है। सेकेंड, एक एमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्टोफान। एक एमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफान, ये बायोमोलिक्यूल्स में मैं पढ़ाऊंगा। ट्रिप्टोफान एमाइनो एसिड के ही डेरिवेटिव से, इसी से बनता है ऑक्सीन। ट्रिप्टोफान ना क्या है भाई, तो एक तरह का इंडोल कंपाउंड है। इंडोल कंपाउंड क्या होता है, ये केमिस्ट्री में होता है कुछ, इंडोल कंपाउंड है ना। इसी से डेराइव होकर के ना, इसी से मॉडिफिकेशन से ऑक्सीन नाम के हार्मोन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो दो चीज याद रखिएगा, बोले ठीक है। सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर्ड कौन हुआ, आंसर इज ऑक्सीन। ठीक है सर, ये प्लांट में अपने आप मिलता है कि हम लैब में बनाते, इंडस्ट्री में बनाते। तो ऑक्सीन में दोनों कहानी, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो मिलेगा इंडोल एसिटिक एसिड, अब पढ़ोगे इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये सब जो है ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल हो गया।
प्लांट के अंदर अपने आप पाया जाता है, नेचुरल कंडीशन। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्सीजन है जो प्लांट में बनते नहीं, उसे इंडस्ट्री में बनाया जाता है। बोले सर कौन, बताओ तुम ही लोग। तो उसमें एनसीईआरटी में लिखा होगा 2,4-D, 2,4,5-T, इस तरह का कुछ नाम दिया होगा, 2,4,5-T, ठीक है। इसी तरह से नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, NaA, नैप्थेलीन एसिटामाइड ना, ये सब जो है वो लैब में, इंडस्ट्री में बनाया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। तो आपको बस वही पॉइंट याद रखना जो एनसीईआरटी में गिवन है, उसके अलावा रिसर्च नहीं करना। दो नेचुरल याद रख लीजिए, ठीक है। लेकिन सर काम क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन के लिए बस एक ही ट्रिक याद रखिए, एक ट्रिक में सारा काम हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला एक ही ट्रिक याद रखना, पूरा ऑक्सीजन खत्म। मैंने ट्रिक बताया होगा बहुत सारे बच्चे को, क्या मैंने बताया था, किसी को याद है? एंटी, ठीक है, ही अप्लाइड, एंटी ही अप्लाइड, ठीक है, डट, एंटी ही अप्लाइड डट ऑन द रूट, ऑन द रूट, बट नहीं पर है, हिंदी में पर लिख देते, पी नहीं, आई थिंक हिंदी में पर ऐसे लिखते, पर पाइन फ्लावर, बस यही था, पाइन फ्लावर, पाइन फ्लावर, बस यही आपको याद रखना है। एनसीईआरटी के सारे ऑक्सीजन की कहानी क्लियर हो जाएगी, खत्म। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, ऑक्सीजन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जितने भी 8-10 जो भी फंक्शन है हम लोग बारी बारी से देखते हैं। बोले ठीक है सर, देखते, डिकोडिफाई करते। चलिए सबसे पहले, चलो सबसे पहले एनसीईआरटी में ढूंढिएगा, मेरे पास एनसीईआरटी नहीं, आपको ढूंढना है आराम से। सबसे पहले ऑक्सीजन में ढूंढिए आंटी को, आंटी का मतलब हो गया एब्सिशन, एंटी का मतलब हो गया एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब फॉल करना, गिरना। तो ये इस चैप्टर की खासियत है कि हर हार्मोन में यूज किया जाएगा, हर हार्मोन में एब्सिशन, सेनेसेंस वर्ड आएगा, तो ध्यान से। अब ऐसा समझिए कि कोई एक मैंगो का पेड़ अभी नया नया लगा है, नया नया उसमें लीफ आए, नया नया उसमें फ्रूट बने, तो क्या गिरना चाहिए? बोले सर नहीं गिरना चाहिए सर, अभी तो नया नया बना है, मई जून के टाइम में, अभी क्यों गिरा रहे हो? पकने के बाद में फ्रूट गिरा देना, बस यही है। तो ऑक्सीजन का पहला जो मेन काम है, इट प्रिवेंट एब्सिशन, इट प्रिवेंट एब्सिशन एट अर्ली स्टेज, इट प्रिवेंट एब्सिशन एट अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में ये प्रिवेंट करेगा ना, ये फ्रूट को, फ्लावर को, लीफ को टूट करके नीचे गिरने से रोकेगा। बट प्रमोट, एनसीईआरटी का लाइन है, बट प्रमोट एब्सिशन एट द, ठीक है, कब? ओल्डर स्टेज, ओल्डर स्टेज, ओल्डर स्टेज में ये प्रमोट करता है, ये चीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एनसीईआरटी में जाइए और जहां ऑक्सीजन दिया है उसके सेकंड पेज पे, हाँ नहीं उसी पेज पे, वहां पर ढूंढिए और मुझे बताइए, फटाफट हैंड रेज करो, जिसे जिसे मिल गया ये लाइन हैंड रेज करके मुझे बताओ पहले। ऑक्सीजन का पहला काम हमने कर लिया ना, इट प्रिवेंट्स एब्सिशन एट द यंग स्टेज, अर्ली स्टेज, बट प्रमोट्स, बट प्रमोट्स, क्योंकि बाद के टाइम में ओल्डर में क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट घट जाता है, ऑक्सीजन का अमाउंट घट जाता है, और ऑक्सीजन अगर घटेगा तो ये एब्सिशन प्रोसेस को लीड कर देगा। तो प्रमोट एब्सिशन एट द ओल्डर स्टेज, ये आपको चीज याद रखनी है। चलो एक चीज तो निपटा दिया, लेकिन याद रखो ये एब्सिशन तुम्हें यहां छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा जाके देखो तो क्या तुम्हें एब्सिशन वर्ड इथाइलिन में दिखता है? जाओ देखो, थोड़ा रिसर्च करो, तभी तो याद रहेगा हमेशा के लिए। जाओ थोड़ा रिसर्च करो, एक पेज के बाद में इथाइलिन होगा, इथाइलिन में ढूंढो, इथाइलिन में ढूंढो,
इथाइलिन में जाके ढूंढो, और मेरे में से इथाइलिन का सेकेंड या थर्ड लाइन यही लिखा होगा, इट प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ द लीफ ना, जो लीफ का एब्सिशन है उसे मेनली, एनसीईआरटी का वर्ड होगा मेनली लीफ, मेनली वो लीफ को एब्सिशन में हेल्प करेगा। और उसके नीचे में एब्सिसिक एसिड, उसके नीचे में एब्सिसिक एसिड है, थोड़ा उसे भी झांक लो। हाँ सर लिखा तो है लेकिन लीफ नहीं सर, फ्रूट लिखा है, ध्यान से देखिए वहां फ्रूट लिखा है। तो थोड़ा सा अब कंपैरिजन भी करते जाइए, थोड़ा सा कंपैरिजन करते जाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा। एब्सिसिक एसिड में जाओ और देखो, हाँ सर लिखा तो है सर, जब पक जाएगा फ्रूट तो उसे फॉल कराने में एब्सिसिक एसिड भी हेल्प करेगा और वहां पास ऑक्सीजन भी हेल्प करेगा, लेकिन मेनली तो एब्सिसिक एसिड का काम। चलो ठीक है, तो आपका एंटी क्लियर हो गया। सेकेंड, एच का मतलब क्या है सर? एच का मतलब है हर्बीसाइड और वीडीसाइड। ध्यान से सुनना, हर्बीसाइड और वीडीसाइड, एनसीईआरटी लिखता है कि एक हम लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन यूज करते हैं 2,4-D, अपने गार्डन में यूज करते हैं 2,4-D। हाँ एनसीईआरटी में लिखा है वीड फ्री लॉन, मतलब तुम जो गार्डन बना रहे हो उस गार्डन में अनवांटेड प्लांट ना लगे। बोले सर कैसे? तो ये तुम्हारा गार्डन है और यहां पर तुमने लगाया ग्रास, G4 ग्रास, G4 ग्रास, ग्रास, ये ग्रास लगा दिया, बोले ठीक है। बीच बीच में कुछ डाइकॉट आ गए, मोनोकॉट नहीं, ग्रास मोनोकॉट है, याद रखना। अरे ग्रास पतला दुबला होता है, मोनोकॉट है। यहां पर अनवांटेड कोई डाइकॉट प्लांट आ गए, डाइकॉट प्लांट आ गए। बोले ठीक है सर, क्या करें? मेरे गार्डन में डाइकॉट आ गया सर, अनवांटेड ग्रो कर गया, सनलाइट ले लेगा, बड़े बड़े लीफ उसके। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस गार्डन में छिड़काव कर दीजिए 2,4-D का, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड, फुल फॉर्म है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, छिड़क दीजिए। बोले उससे क्या होगा? अरे भाई सारा डाइकॉट वीड्स मर जाएगा, सारा डाइकॉट्स मर जाएगा, डाइकॉट सारे मर जाएंगे। तो एनसीईआरटी ने तो लिख दिया वीड्स फ्री लॉन, जो लॉन आप बना रहे, गार्डन बना रहे हो, वहां पास अनवांटेड डाइकॉट प्लांट आ गया है, उसे हटाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन याद रखना ये केवल डाइकॉट वीड्स को हटाएगा, ये डाइकॉट को मार देगा, डाइकॉट खत्म हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये है कि मैंने एक गार्डन लगाया उसमें मोनोकॉट वीड्स आ गया, तो बेटा गलती से भी यूज मत कर देना, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये केवल और केवल डाइकॉट वीड्स को हटाने में काम करेगा। सर क्यों? रीजन, तो रीजन तुम्हें ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा बता देता हूं। जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर तुम बढ़ाते हो, ऑक्सीजन बाहर से तुमने 2,4-D डाल दिया प्लांट पे, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर तुम बढ़ाओगे तो डाइकॉट प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है। अगर तू 4D डाल दिया ज्यादा अमाउंट में तो ज्यादा कंसंट्रेशन पे डाइकॉट प्लांट के लिए वो टॉक्सिक है, लेकिन वो कंसंट्रेशन मोनोकॉट के लिए अच्छा है। मोनोकॉट बोले अरे बड़ा अच्छा खाना ला दिया भाई, मैं तो ग्रो करूंगा, लेकिन उसी कंसंट्रेशन पे, उसी हायर कंसंट्रेशन पे जो डाइकॉट का रूट होता है वो मरने लगता है। तो साइंटिस्ट ने इसी को यूज कर लिया, मोनोकॉट और अच्छे से ग्रो करेगा और डाइकॉट उस कंसंट्रेशन पे सर्वाइव नहीं करेगा। तो याद रखना है केवल डाइकॉट्स को ये हटाएगा, मोनोकॉट पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में देख करके मुझे बताइए, फटाफट हैंड रेज करो। एनसीईआरटी में मिला जहां पर ऑक्सीजन दिया उसके दूसरे पेज पे वीड्स फ्री लॉन, लेकिन केवल डाइकॉट्स वीड और केवल 2,4-D उस पे काम करेगा। ना टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ जाएगा कि मोनोकॉट प्लांट है और मोनोकॉट वीड्स है, 2,4-D काम करेगा। तुम तो बेटा रट्टा मार के गए हो, वीड फ्री लॉन तो पढ़ा ही था, लड्डू आ गया -1, और बाद में आ गए सर हमने सिली मिस्टेक कर दिया, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था सर मोनोकॉट वीड है या डाइकॉट वीड। तो मना कौन किया था? कोई मना थोड़ी किया था पढ़ने के लिए, पढ़ना था ना अच्छे से। बोले ठीक है सर। चलिए तीसरा काम, ये अप्लाइड का मतलब है एपिकल डोमिनेंस, अप्लाइड का मतलब है एपिकल डोमिनेंस। बोले ये क्या है?
एपिकल डोमिनेंस को ध्यान से सुनिए, ध्यान से। एपिकल डोमिनेंस क्या है सर? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। जब मॉर्फोलॉजी चैप्टर आप पढ़ोगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर, तो तुम्हें बताया जाएगा दो तरह के बर्ड्स होते हैं। ये देखिए, ये आपका रूट है, ये आपका स्टेम है, ठीक। स्टेम में यहां पास होता है नोड, नोड पे निकलते हैं लीफ, ये लीफ है, दिस इज द लीफ, लीफ बोले हाँ सर लीफ है, लीफ, ठीक। और जो ये जो स्टेम का जो टिप है, ध्यान से सुनना, जो स्टेम का टिप है, ठीक, इस स्टेम के टिप पे एक बड है जिसका नाम है एपिकल बड। दिस इज द एपिकल बड, नाम से नहीं लग रहा है, एपेक्स पे है एपिकल बड, ठीक, ठीक है सर। और जो आपका लीफ है और जो नोड है, उनके बीच में एंगल पे एक बड है जिसका नाम है एक्सिलरी बड। ध्यान से सुनना, जो लीफ और नोड के बीच में जो एंगल दिख रहा है उसका नाम है एक्सिलरी बड। तो दे हैव द टू टाइप्स ऑफ बड। एक्सिलरी बड को ही लैटरल बड कहते हैं। तो टेंशन नहीं सर, वहां तो लैटरल बड लिखा है, आपने एक्सिलरी बोल दिया, क्योंकि एक्सिस पे स्टेम लीफ दोनों का एंगल एक्सिल कहलाता है। इस एक्सिस पे, इस एंगल पे बड है, तो नाम एक्सिलरी बड दे देंगे, या तुम्हारी मर्जी है भाई लैटरल बड बोलो। एक्सिस पे एक्सिलरी बड या लैटरल बड। याद करो मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में ना, यही बर्ड, ये जो बर्ड है, इसी बर्ड से ग्रो करके नया ब्रांच बन सकता है, नए फ्लावर बन सकते हैं। बर्ड कुछ भी बना सकता है, बर्ड को मौका दो कुछ भी बनाएगा। सर नया ब्रांच बनेंगे, बना भाई। सर नया फ्लावर बनेंगे, बना भाई, जो बनाना है। इसलिए इसे कहते हैं जो एक्सिलरी बर्ड फ्लावर बनाएगा, एक्सिलरी फ्लावर। और जो एपिकल बर्ड ये भी बना सकता है, तो इसे कहेंगे टर्मिनल फ्लावर। तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिया था, उसमें एक कैरेक्टर था फ्लावर पोजीशन, उसमें एक्सिलरी और टर्मिनल फ्लावर के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया था, ठीक है, ध्यान से देखना। बोले ठीक है सर, वो कहानी आता है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो एपिकल बर्ड है वो एक केमिकल बनाएगा ऑक्सीन, एपिकल बर्ड ऑक्सीन बनाएगा, और ये ऑक्सीन जाता है लैटरल बर्ड के पास। कहां जाएगा? लैटरल बर्ड के पास। लैटरल बर्ड को बोलेगा भैया तुम्हारा खाना पानी बंद कर, सिंपल कहानी। एपिकल बर्ड जो है, यानी कि जो स्टेम का टिप है, टिप ऑफ द स्टेम, एपिकल बर्ड, लंबाई बढ़ाने का काम है, वो बोलेगा भाई साहब मैं यहां से ऑक्सीन बनाऊंगा, और ऑक्सीन जाएगा लैटरल बर्ड के पास, एक्सिलरी बर्ड के पास, और बोलेगा तुम्हारा खाना पानी बंद, फ्लोएम काम नहीं करेगा, जाइलम काम नहीं करेगा। तो खाना पानी बंद कर देंगे, जाइलम फ्लोएम काम नहीं करेगा, उस एरिया में खाना कंडक्शन नहीं होगा। तो क्या लैटरल बर्ड ग्रो कर पाएगा? क्या लैटरल बर्ड ग्रो करके नया स्टेम लीफ बनाएगा? बोले सर नहीं बना सकता, खाना पीना बंद कर दिया है, तो लैटरल बर्ड का ग्रोथ रुक गया। तो एपिकल बर्ड के सामने लैटरल बर्ड का ग्रोथ का रुकना, इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। जब तक मैं हूं तुम्हारी औकात नहीं है ग्रो करने की, जब तक एपिकल बर्ड है लैटरल बर्ड की औकात नहीं है वो ग्रो कर सके, नया ब्रांच बना सके, नए लीफ बना सके। लेकिन अगर आप एपिकल बर्ड को काट दो, ध्यान से देखो, आपने क्या किया, एपिकल बर्ड को उड़ा दिया, आपने एपिकल बर्ड को काट दिया। ध्यान से देखिए, ठीक है सर ये रूट है, आपने एपिकल बर्ड को काट दिया, तो क्या हुआ, ये नोड 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 नोड, एपिकल बर्ड खत्म, तो ऑक्सीन का फॉर्मेशन अब नहीं होगा। तो जो एपिकल जो यहां पर नोड पे फ्लावर थे, क्या थे ये, लीफ, लीफ लीफ,
और यहां पास क्या थे, यहां पास थे आपके लैटरल बड। अब लैटरल बड ग्रो करेगा, नया ब्रांच बनाएगा। लैटरल बड विल ग्रो एंड दे विल फॉर्म न्यू ब्रांच। नया ब्रांच बनेगा यानी नए नोड और इंटर नोड बनेंगे। तो अब इसमें बनेंगे नया लीफ। अब आया समझ में? अगर आपने एपिकल बड को हटा दिया तो लैटरल बड अब ग्रो करेगा। और लैटरल बड ग्रो करेगा, बड कुछ भी बना सकता है, मेरी मर्जी में फ्लावर भी बना सकता हूं, मैं नया ब्रांच बनाऊंगा। तो इसने नया ब्रांच बनाया और नए ब्रांच पे नोड इंटर नोड होंगे और हर नोड पे लीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को कहते हैं हेज फॉर्मेशन। एनसीईआरटी में देखिए सबसे लास्ट लाइन जो है, ठीक है, ऑक्सीन में लिखा है अगर आप एपिकल बड को हटा दीजिए, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे डीकैपिटेशन, जिस प्रोसेस को कहेंगे डीकैपिटेशन ना, एनसीईआरटी में वर्ड है डीकैपिटेशन, लेकिन कुछ बुक में वर्ड यूज करेगा प्रूनिंग। प्रूनिंग, रिमूवल ऑफ एपिकल बड। एपिकल बड हटा, ऑक्सीन नहीं बनेगा। ऑक्सीन लैटरल बड में खाना पीना रोकता था, अब ऑक्सीन नहीं है तो न्यूट्रिएंट का सप्लाई बढ़ेगा। न्यूट्रिएंट का सप्लाई बढ़ेगा, लैटरल बड ग्रो करेगा, दे विल फॉर्म न्यू ब्रांच। और नए ब्रांच बनेंगे तो उस पे पत्तियां नई नई आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो अब क्या, झाड़ी नुमा, बूशी स्ट्रक्चर। अब देखो ना, झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है ना भाई, नया ब्रांच बनेगा, नया ब्रांच बनेगा, तो झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं हेज फॉर्मेशन। हेज फॉर्मेशन। इसलिए तुम कभी बाहर में गार्डन में जाओ तो सुबह सुबह जो गार्डनर होता है एक बड़ा सा कैंची लिए रहेगा और एपिकल बर्ड को काटते हुए मिलेगा, एपिकल बर्ड को उड़ा देगा। बोले सर फायदा, लंबाई नहीं बढ़ाना है, एपिकल बर्ड तो लंबाई बढ़ा रहा है। एपिकल बर्ड काटो, ऑक्सीजन नहीं बनेगा, लैटरल बर्ड ग्रो करेगा और नए ब्रांच बनाएगा। नए ब्रांच मतलब हर ब्रांच पे नोड इंटर नोड, हर नोड पे नए लीफ, वो झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बनते चला जाएगा। इसी को यूज करते हैं हम लोग टी प्लांटेशन में। इसी टेक्निक को यूज करते हैं हम लोग टी प्लांटेशन में। बोले सर कैसे? कहानी सिंपल है। जो चाय की खेती होती है, जो चाय तुम बनाते हो, टी बनाते हो, कुछ नहीं है। टी इज द फॉर्म बाय द लीफ। चाय जो है वो लीफ से बनता है और कुछ नहीं, ऐसा ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ होता नहीं है। लीफ को ही बेटा हाई टेम्परेचर पे, हाई डिस्टिलेशन पे कुछ ऐसा उसे करते हैं, कभी जाओ तो दिखेगा। कभी तुम दार्जिलिंग जाओ, ऊटी जाओ तो तुम्हें चाय बनते हुए दिखाया जाएगा ना, ठीक है। तो वहां जाके देखना क्या होता है चाय की खेती में। तो ये चाय का प्लांट है, ये टी प्लांट है। ध्यान से देखो, वापस से सीखो। यहां पर क्या है, नोड है, नोड है, नोड है, नोड है, नोड है। नोड पे क्या है भाई, ये है बर्ड, बर्ड, ये बर्ड है, लैटरल बर्ड, ठीक है, लैटरल बर्ड। जब तक एपिकल बर्ड होगा, जब तक एपिकल बर्ड होगा, ऑक्सीन बनाएगा और ऑक्सीन लैटरल बर्ड के ग्रोथ को रोकता है। तो लैटरल बर्ड ग्रो नहीं करेगा। अगर लैटरल बर्ड ग्रो नहीं किया तो नए ब्रांच नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने कर दिया डीकैपिटेशन, यहां से आपने इस चीज को हटा दिया, आपने यहां से कर दिया प्रूनिंग या डीकैपिटेशन, ऑक्सीजन अब नहीं है तो लैटरल बर्ड ग्रो करेगा एंड दे विल फॉर्म द न्यू ब्रांच। न्यू ब्रांच यानी न्यू स्टेम एक तरह से बन गए और इस ब्रांच पे नए लीफ का फॉर्मेशन होगा। तो चाय के पत्ते अब ज्यादा बनेंगे। इसलिए चाय की देखना, उनकी लंबाई ज्यादा नहीं होती है, लंबाई कम होती है, ब्रांचेस ज्यादा होते, मोर ब्रांच मोर लीफ, यही है। तो चलिए एनसीईआरटी में देखिए, वहां पर जहां पर ऑक्सीजन दिया है सबसे लास्ट लाइन उसका पढ़िए। डीकैपिटेशन मिला, हेज फॉर्मेशन मिला, टी प्लांटेशन मिला। चलो फटाफट पढ़िए और मुझे बताइए, हैंड रेज करके बताओ। क्लियर है सभी को? कोई टेंशन तो नहीं है? तौसीफ आ रहा है तुम्हें समझ में? ठीक है, हंसना है नहीं, सबको तो आता ही होगा, इतना बार इन लोगों को पढ़ाया कि लोग तो रट गए।
ठीक है। अरे मानव, मानव तुझे आ रहा है, सो रहा है रे? ठीक है, मानव को आ गया यानी सबको आ जाएगा। मानव हैंड रेज कर तू, या मैसेज में बता आया है नहीं आया। तो मानव को अगर समझ में आ गया तो सबको आ जाएगा। कहाँ है मानव? चलो ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में मानव से पूछता हूँ अभी, 1 मिनट। इज मानव, चल अपने आप को अनम्यूट करो, 3 काम बताओ। ऑक्सीन का 3 फंक्शन मैंने बताया, फटाफट बता क्या क्या, एक लाइनर। आवाज आ रहा है? सर आपको आ रही है आवाज? हाँ मुझे आ रही। बता 3 काम मैंने क्या बताया अभी तक? पहली एब्सेशन। अरे वाह, हाँ ठीक है। एब्सिशन बढ़ाएगा कि घटाएगा? दोनों करेगा। अरे वाह। यंग स्टेज में? यंग स्टेज में प्रिवेंट करेगा, हाँ और ओल्डर में वो प्रमोट करेगा। चलो ठीक है, आ गया, ठीक है ठीक है। सेकंड काम बता। सेकंड में बीडी साइड 2,4-D हाँ किसको, मोनोकॉट वीड या डाइकॉट वीड? डाइकॉट को डाइकॉट को, चल ठीक। विटामिन तीसरा के। काम? तीसरा काम रिमूवल ऑफ एपिकल वर्ड। अबे रिमूवल एपिकल डोमिनेंस, तो एपिकल रिमूवल डोमिनेंस का। एपिकल वर्ड करते हो तो डिकैपिटेशन होगी। हाँ एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, कि जब तक ये रहेगा तो ऐसा काम करेगा। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो ठीक, ठीक। अब आ जाओ आगे। सर अंटी ही अप्लाइड तक तो हो गया। सर डट का मतलब क्या? डट का मतलब क्या? डट का मतलब एनसीईआरटी में साफ लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। बोले मतलब नया जाइलम बनाएगा। सर कैसे? जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ में बनेगा एक कैम्बियम रिंग, एक बनेगा कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग के अंदर ऑक्सीन का अमाउंट ज्यादा होता है। ऑक्सीन अंदर ज्यादा है और बाहर में ऑक्सीन कम है। अंदर में ऑक्सीन ज्यादा, तो जो कैम्बियम रिंग को बोला जाएगा भैया ऑक्सीन ज्यादा है, ज्यादा डिवाइड करो। तो ये जो कैम्बियम रिंग है अंदर के तरफ डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा एंड दे विल फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम। अंदर में वो बनाएगा जाइलम बनाएगा। सर बाहर में? बाहर में भी बनेगा, बाहर में फ्लोएम बनेगा, बाहर में बनेगा फ्लोएम। लेकिन ज्यादा अमाउंट में कौन बनता है? जाइलम बनता है। तो एक्चुअली में ऑक्सीन रेगुलेट करता है कैम्बियम रिंग को, और कैम्बियम रिंग डिवाइड करता है, और अंदर बनाएगा जाइलम, बाहर बनाएगा फ्लोएम। तो जाइलम बनने के रेट को ये बढ़ाता है। तो ओवरऑल सेकेंडरी ग्रोथ को ये लीड करता है। ओवरऑल ये सेकेंडरी ग्रोथ को लीड करेगा। तो जाइलम नाम के टिश्यू को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। किसका है? तो एनसीईआरटी का ये वर्ड है। एनसीईआरटी में देखो लिखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। सर डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब है नए टिश्यू का बनना। नए टिश्यू का बनना। जो अभी तुम्हारा सेल है वो अनडिफरेंशिएटेड है, उसे पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा नहीं आता बनाना, बस वो डिवाइड कर रहा है। इस डिवाइडिंग सेल को मैंने बोला भैया ऐसा करो ना, ट्रैकीड वेसल ये सब बनाओ ना, जाइलम बनाओ। तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। सर इसको मैं बोल दूं फ्लोएम बनाने के लिए, तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लोएम। सर इसे मैं कोलेनकाइमा बोल दूं बनाने के लिए, बना देगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोलेनकाइमा। तो जो डिवाइडिंग सेल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसे मैं गाइड करूं और उसे बोले ए चल पैरेन्काइमा बना, कोलेनकाइमा बना, तो स्पेशल टिश्यू में कन्वर्ट होना, प्रॉपर फंक्शन स्ट्रक्चर वाले टिश्यू में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो जो कैम्बियम रिंग है वो अभी क्या है? वो अनडिफरेंशिएटेड है, वो डिवाइडिंग सेल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। उसे मैंने बोला ए जाइलम बना, तो जाइलम में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिवाइड करेगा और जाइलम नाम का टिश्यू बनाएगा। इसलिए कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम भी कौन कंट्रोल करेगा? आंसर इज द ऑक्सीन। ऑक्सीन, ठीक है। बोले सर हमने कुछ पढ़ा था सर कि जो कैम्बियम रिंग होता है ना वो ठंड में कम काम करता है। तो सर कुछ स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का कॉन्सेप्ट आता है। एकदम सही पढ़ा है सर। हमने पढ़ा था कि मौसम पे डिपेंड करता है सर। जब फेवरेबल सीजन होगा ना तो कैम्बियम रिंग ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा काम करेगा तो वो कैम्बियम रिंग ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, ज्यादा बनाएगा। तो इसे कहेंगे हम लोग स्प्रिंग वुड। लेकिन जब ठंड का मौसम आ जाएगा, हाँ जब मौसम खराब हो जाएगा, अनफेवरेबल सीजन है, तो बोलेगा भैया आ गया एब्सिसिक एसिड। बोले क्या ड्रामा कर रहे हो भाई, मौसम एक तो खराब है,
एक अनफेवरेबल सीजन है और डिवाइड 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 क्या करना है भाई, तो एब्सिसी का कम करो। तो अब ये कम डिवाइड करेगा और सेकेंडरी जाइलम तो बनेंगे लेकिन कम बनेंगे। तो ये कम जो बना इसी को कहते हैं हम लोग ऑटम वुड। और जब फेवरेबल टाइम में ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बना इसे कहते हैं स्प्रिंग वुड। इसलिए ना एब्सिसिक एसिड का भी रोल है कैम्बियम रिंग के एक्टिविटी पे, क्योंकि इसका सब उल्टा काम है। एब्सिसिक एसिड हमेशा तो उल्टा काम करेगा। फेवरेबल सीजन नहीं है तो कम डिवाइड करो। ऑक्सीजन बोले ज्यादा डिवाइड करेंगे, तो ऑक्सीजन का काम होता है कैम्बियम नाम के रिंग से ढेर सारा सेकेंडरी जाइलम तैयार कराना। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। चलो फिर ऑन द रूट का मतलब क्या है सर? रूट, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं बोल देता हूं रूट फॉर्मेशन कराएगा, ब्लंडर मिस्टेक। मैं यहां लिख देता हूं रूट फॉर्मेशन कराएगा, ये गलत वर्ड है ना। रूट फॉर्मेशन नहीं, रूट फॉर्मेशन कहां कराएगा ध्यान से सुनिए। अब स्टेम कटिंग करो, स्टेम ले लो, ये देखिए ये आपने लिया स्टेम, शुगर केन का ले लिया या कोई भी रोज का ले लो, ये ले लिया स्टेम, ले लिया स्टेम को काटो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं सर, स्टेम को काटेंगे मिट्टी में लगा देंगे, नया प्लांट बन जाएगा, शुगर केन बन जाएगा, नया मेरा रोज का प्लांट बन जाएगा। लगा ले भाई, स्टेम को काट करके निकालिए। लेकिन आपको इस स्टेम को अब डीप करना पड़ेगा ऑक्सीजन के सॉल्यूशन में, उसे ऑक्सीजन नाम के सॉल्यूशन में डीप करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तब आप डालिएगा उसे मिट्टी में, तब इस मिट्टी में जाने के बाद इस कट पार्ट पे रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है सर प्लांट के अंदर जो रूट बनाएगा वो ऑक्सीजन, नहीं, एनसीईआरटी का वर्ड है स्टेम कटिंग वाले। जब स्टेम को कट करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते, इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जब स्टेम के कट करके आप ऑक्सीजन नाम के सॉल्यूशन में डीप करोगे, तब वहां पास रूट फॉर्मेशन को लीड करेगा। ये चीज को ध्यान रखना, अदरवाइज गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि आपका इथाइलिन जो है वो साफ साफ लिखता है, इथाइलिन जो हार्मोन वो साफ साफ स्टेटमेंट लिखता है, अभी पढ़ना। इथाइलिन क्या करता है, रूट हेयर, रूट फॉर्मेशन को बढ़ाता है, मेनली रूट हेयर को बड़ा करे। रूट हेयर मतलब लैटरल रूट, रूट हेयर ये बड़ा कर रहा है सर, उसे फायदा, अरे ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया रूट फॉर्मेशन में मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बोले सर क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन आया वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम कटिंग के थ्रू हमें नया रूट बनाना है, रोज का प्लांट है उसमें रूट कहां है, रोज के प्लांट में रूट कहां है। तो अगर तुम्हें ना आर्टिफिशियली जल्दी से उसे प्लांट को ग्रो करना है, तो आपको ऑक्सीजन नाम के सॉल्यूशन में डीप कीजिए, उसके बाद डालिए, देखिए फटाफट रूट बनेगा। और नेचुरल जो रूट बनता है वो काम संभालेगा इथाइलिन। तो चलो फटाफट जाओ एनसीईआरटी में ढूंढो क्या ये लिखा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम कटिंग में ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूट फॉर्मेशन, और इथाइलिन में लिखा है सरफेस एरिया को बढ़ाना, रूट फॉर्मेशन करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना है। रूट फॉर्मेशन कौन करेगा, सर कौन करेगा मुझे क्या मालूम, बहुत सारे बच्चे तो यही मुझे नहीं मालूम, तुक्का मारेंगे। तो बेटा तुक्का नहीं मारना है, स्टेम कटिंग आया ऑक्सीजन, नेचुरल रूट का बनना इथाइलिन कीजिए। चलो मेरे में से सभी को समझ में आ गया, हैंड रेस करो फटाफट, देखो एनसीईआरटी में, ठीक है कर लोगे, बोले हाँ ना। ये सब कॉमन मिस्टेक है, ये सब मिस्टेक होता है क्योंकि अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो। चलो ठीक है नेक्स्ट, पर बहुत आसान है, पर मतलब पार्थेनोकार्पी, पर मतलब पार्थेनोकार्पी। बोले ये क्या है सर पार्थेनोकार्पी, देखो ध्यान से, ठीक है मालूम है सीडलेस फ्रूट बनाना, ये सब थोड़ा बताने, यहां देखो ध्यान से, पार्थेनोकार्पी में क्या होगा। ये देखिए ये आपका फ्लावर है, ये आपका है कार्पेट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी।
ओवरी के अंदर में ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर में फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इस बार इस फ्लावर पे ये कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम, ये पूरा फ्लावर है। इस फ्लावर पे कोई पॉलिन ग्रेन आएगा ही नहीं, इस फ्लावर पे नो पॉलिनेशन, कोई पॉलिन ग्रेन नहीं आएगा, वेट भी नहीं करना है, ठीक है, नो पॉलिनेशन। पॉलिन ग्रेन आया नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा। सोचो ना थोड़ा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओव्यूल क्या सीड बनाएगा? सर नहीं बनेगा। बिना इस प्रोसेस को लीड किए हुए ये ओवरी अपने आप को घोषित कर लेगा, भैया हम फ्रूट बन गए। अपने आप को ये ओवरी बोल लेगा, भैया हम फ्रूट बन चुके हैं। कोई पॉलिनेशन नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो सीड तो बनेगा नहीं, अपने आप फ्रूट बन गया। इसी को कहते हैं हम लोग पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो हमने इसे जानबूझ करके टोमेटो पे अप्लाई किया आर्टिफिशियली। नेचुरली ये बनाना में होता है, बनाना के अंदर में नेचुरली अपने आप फ्रूट बन जाता है, हम नहीं जाते उसके पास, अपने आप ऐसा प्रोसेस होता है और फ्रूट बन जाता है नेचुरली। लेकिन आर्टिफिशियली हम लोग अप्लाई करते हैं टोमेटो पे, तो टोमेटो में हम लोग ऐसा देखते हैं। ठीक है, तो कैसा टोमेटो बनेगा? सीडलेस टोमेटो। तो एनसीईआरटी में देखिए ऐसा वर्ड आपको मिलेगा, ऐसा वर्ड आपको मिलेगा। सीडलेस टोमेटो बनाने में हम लोग ऑक्सीन का छिड़काव करते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन, बिना पॉलिनेशन, बिना सीड बने हुए अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो पार्थेनोकार्पी में ऑक्सीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेचुरली ऐसा होता है बनाना में, लेकिन आर्टिफिशियली कहां हमने देखा? हमने करवा के देखा है टोमेटो में। चलो ठीक है, तो मेरे से ये याद हो गया होगा। एंड द लास्ट वन, पाइन फ्लावर्ड, खतरनाक। पाइन एप्पल का नाम सुना है? हाँ सर सुना है। अब पाइन एप्पल के अंदर में फ्लावरिंग कराना है, पाइन एप्पल का प्लांट। अरे भाई फ्लावर होगा तब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो फ्रूट बनेगा। तो हम लोग बेटे इतना वेट ना करें, टाइम लगेगा फ्लावर बनने में, तो हमने ऑक्सीन का छिड़काव किया और ऑक्सीन पाइन एप्पल में फ्लावरिंग स्टार्ट करा देगा। ऑक्सीन विल लीड टू द फ्लावरिंग इन द पाइन एप्पल। लेकिन याद रखना, इस ऑक्सीन के साथ साथ यहां पर इथाइलिन भी पार्टिसिपेट करेगा। तो एनसीईआरटी में देखो इथाइलिन में भी सेम लाइन लिखा है। एक्चुअली होता क्या है ना, ऑक्सीन अगर ज्यादा बनता है तो वो इनिशिएट करता है इथाइलिन को बनने के लिए। अगर प्लांट में ऑक्सीन ज्यादा बना तो अपने आप इथाइलिन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। अब दोनों मिल करके पाइन एप्पल में फ्लावरिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया बेटा पाइन एप्पल में फ्लावरिंग, ये हो गया ऑक्सीन का काम। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। तो फटाफट एक बार मुझे 2 मिनट का टाइम लो और फटाफट मुझे 6 पॉइंट्स बता दीजिए। यहां लिखा हुआ है 2 मिनट का टाइम लो, तब तक मैं भी पानी पीता हूं। ठीक है, ऑक्सीन का जो भी काम है फटाफट मुझे बता दीजिए। यही रट्टा मार के बैठ जाओ, ज्यादा अब सोचना नहीं। ठीक है, अनुष्पदा ने बता दिया पार्थेनोकार्पी के क्या फायदा है। फायदा क्या है? ठीक है, हमें कोई पॉलिनेटर पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, अगर पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, और सीडलेस मुझे बनाना है ना। मुझे ऐसा तरबूज खाया है उसमें सीड ना हो तो कितना मजा आ जाएगा, पपाया खाया है बहुत सारा इरिटेटिंग लगता है सीड खाना, तो ये सीड ना रहे तो बेटर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, टिश्यू कल्चर भी बता दूंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, ध्यान से, ये काम तो आपको समझ में आ गया। एक काम है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में कंप्लीट करूंगा। ध्यान से देखो, आपने ये एक
एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया है, ये आपका कॉलियोप्टाइल है ना, कैनरी ग्रास दे रखा है, बस कुछ ग्रास व्रास है, ये कॉलियोप्टाइल, ये पार्ट स्टेम का पार्ट होता है, प्लीम्यूल को कवर करने वाला कॉलियोप्टाइल होता है, याद करो अगर सीड के बारे में थोड़ा पढ़ा था, रेडिकल कॉलियोराइजा से, प्लीम्यूल कॉलियोप्टाइल से, वही कॉलियोप्टाइल है। ठीक है, इस पे अगर तुम लाइट दोगे यूनिलैटरल, एक तरफ से केवल लाइट दोगे, ये एक्सपेरिमेंट में बाद में बताऊंगा, अभी एक लाइन जानना था, यूनिलैटरल यानी चारों तरफ से अंधेरा है, एक तरफ से लाइट दीजिए, बस इधर से लाइट आएगा, इधर अंधेरा, इधर अंधेरा, इधर अंधेरा, इधर से लाइट गिरेगा, बोले क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा। मेरा फिगर खराब है, ठीक है, लेकिन ये लाइट की तरफ बेंड हो जाए, ये लाइट की तरफ मूव कर जाएगा, इसी को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, इसी को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। बोले सर क्यों मूव किया, समझ में नहीं आया, समझना नहीं, बस क्यों मूव किया ये समझो, क्यों मूव किया ये समझिए। हुआ क्या था कि यहां पास आपने इस कॉलियोप्टाइल पे आपने यूनिलैटरल लाइट डाला, आपने इस पे यूनिलैटरल लाइट डाला, तो जो इसका एपेक्स है, यहां देखिए ये जो एपेक्स है अपर पार्ट है, ये अभी थोड़े एपिकल डोमिनेंस में भी बताया था, जो एपिकल पार्ट है, अपर वाला पार्ट है, वो यूनिलैटरल लाइट को रिसीव करेगा और बनाएगा ऑक्सीन। क्या बनाएगा, ऑक्सीन बनाएगा। तो देखिए सेकंड फिगर को ध्यान से देखिए, इसने लाइट को रिसीव किया और उसने बनाया ऑक्सीन, ये ग्रीन कलर का ऑक्सीन है, ऑक्सीन ऑक्सीन। जैसे ही आप लाइट डालते हो ना, तो लाइट को रिसीव करता है और ये बनाता है ऑक्सीन। बोले ठीक है, अपर पार्ट में ऑक्सीन बना, लेकिन ऑक्सीन जो अंधेरे वाले साइड है, डार्क साइड है, उधर मूव कर जाएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो पार्ट था, ध्यान से देखिए, ऑक्सीन बना, ऑक्सीन का मैक्सिमम परसेंट है, लगभग 70% के आसपास जो ऑक्सीन है वो इस एरिया में मूव कर जाएगा, नीचे आएगा, इस एरिया में मूव करेगा, और इस एरिया में केवल रहा ओनली द 30% ऑक्सीन इधर और 70% डार्कर साइड में, अंधेरे वाले साइड में 70, इधर 30, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब आप यूनिलैटरल लाइट डालते, बोले सर उससे क्या होगा, हाँ अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ऑक्सीन सेल को इलोंगेट करता है, ध्यान से देखो, ऑक्सीन भाई साहब क्या करेगा, सेल के इलोंगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेल था, हाँ, ये सेल को खींच करके लंबा कर देगा, ऑक्सीन ज्यादा था, इधर सेल ज्यादा लंबा हो गया, इधर ऑक्सीन कम था, सेल का इलोंगेशन कम होगा। देख लीजिए 4 सेल थे, 4 सेल इधर भी बना दिया, इधर इलोंगेशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि ऑक्सीन ज्यादा था, इधर इलोंगेशन कम हो रहा है। ठीक है, डिफरेंशियल ग्रोथ, एक तरफ ग्रोथ ज्यादा, एक तरफ ग्रोथ कम, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिकल सीखना, अगर एक तरफ ग्रोथ ज्यादा है, ध्यान से देखो, एक तरफ ग्रोथ ज्यादा हुआ और एक तरफ ग्रोथ कम हुआ, सर क्यों, देखो वापस से, क्योंकि यहाँ के सेल ज्यादा लंबे हो गए ना, यहाँ के सेल ज्यादा लंबे हो गए, सेल ज्यादा लंबा हो गया, और इधर के सेल कम लंबे हैं, कम लंबे, 4 सेल था, कम लंबे, तो ग्रोथ एक तरफ कम, एक तरफ ग्रोथ ज्यादा, इसलिए वो बेंड कर गया। इसलिए ऑक्सीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एनसीईआरटी ने बताया नहीं है, सेल को इलोंगेट करना, ये सेल है, सेल को खींच करके लंबा कर देने का काम, सेल इलोंगेशन का काम ऑक्सीन के पास है। तो मैं जो फोटोट्रोपिज्म पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल के लिए सेल इलोंगेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलो ठीक है, चलो एक आमिर का क्वेश्चन था, ये समझ में आया या ऊपर से गया, सभी को समझ में आ रहा है, ये लाइट मेरे तरफ गिरा, मैंने ऑक्सीन बनाया, ऑक्सीन नीचे जा रहा है, लेकिन ऑक्सीन डार्क साइड में मेनली मूव कर जाएगा, लाइट इधर आया, ऑक्सीन बना, डार्क साइड में मूव कर जाएगा, ऑक्सीन डार्क में ज्यादा, तो सेल के अंदर इंटर करेगा, खींच देगा लंबा, तो 4 सेल थे, इतनी लंबाई, और इधर लंबाई कम होगा, एक तरफ लंबाई ज्यादा, एक तरफ लंबाई कम, तो ये बेंड करेगा। तो आई थिंक आसान सा है।
चलो अब देखिए ध्यान से, ठीक है, यहां देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से। अब हमें टिश्यू कल्चर का एक कॉन्सेप्ट था, ऑक्सीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में। सर क्या टिश्यू कल्चर में? देखो एनसीईआरटी का जो वर्ड मैं वही बोल रहा हूं। अब क्या करो ना, स्टेम का पार्ट कट करो, स्टेम के पार्ट को कट कीजिए, और स्टेम में जो सेंटर पार्ट होता है उसे आप पिथ कहते हैं। यंग स्टेम है, सेंटर पे जो पार्ट है वो पिथ कहलाता है। इस पिथ को निकालिए, इस पिथ को निकालिए और एक फ्लास्क में डाल दीजिए, पिथ को डाल दीजिए, पिथ के सेल को डाल दीजिए, ठीक है। अब आप डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल दीजिए, यानी विटामिन, ठीक है, ये सब जो भी डालना है भैया डाल दो, जो भी डालना है डाल दीजिए, डाल दिया, विटामिन डाल दिया, एमाइनो एसिड डाल दिए, जो भी डालना था सब कुछ डाल दिया, ठीक है। अब साथ साथ आपको यहां डालना पड़ेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तब तक साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड नहीं हुआ, तब तक साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, यही डिस्कवरी की कहानी भी है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट लोग कोकोनट मिल्क डाल देते थे, जो डाब वो आपका पानी होता है ना वही डाल देते थे, कोकोनट मिल्क डाल देते थे। अगर कोकोनट मिल्क विल्क भी नहीं है ना, तो वो क्या करते थे, इसके अलावा 2-3 और एनसीईआरटी में दे रखा है, कोकोनट मिल्क अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने एक बार हेरिंग स्पर्म डीएनए डाल दिया, मछली का जो स्पर्म होता है ना उसी का डीएनए डाल दिया, डायरेक्टली डीएनए भी डाल सकते हो, न्यूक्लिक एसिड डाल सकते हो, ठीक। सर उससे होगा क्या? ऑक्सीजन, ठीक है, ये कोकोनट मिल्क में क्या है, एक्चुअली वो साइटोकाइनिन है, कोकोनट मिल्क में एक्चुअली क्या है, साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन का नाम में लिखा है साइटोकाइनेसिस, सेल को डिवाइड कराना, साइटोकाइनिन का काम है सेल को डिवाइड कराना। तो अब क्या होगा, इसके अंदर में, फ्लास्क के अंदर में न्यूट्रिएंट मिल गया, हार्मोन मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो पित्त अब डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और मास ऑफ सेल बनाएगा। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, दिस मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। एनसीईआरटी का वर्ड है अनडिफरेंशिएटेड, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, रूट स्टेम लीफ ये सब कुछ नहीं बने, अनडिफरेंशिएटेड, बेचारा केवल डिवाइडिंग सेल है, जिसे ट्यूमर होता है, बस डिवाइड कर रहा है। डिवाइडिंग मास ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस, डिवाइडिंग मास ऑफ सेल इट इज कॉल्ड कैलस। सब कुछ डाला, डिवाइड हुआ, मास ऑफ सेल बन गया कैलस। अब एक क्वेश्चन जो नीट में अच्छा बनता है, नीट में नहीं आते, वो एक्चुअली में एलेन का टेस्ट सीरीज में आता है, एलेन का जब टेस्ट सीरीज दोगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी कोई काम का नहीं। बोले सर क्या क्वेश्चन, ये रहेगा, फिगर विगर मस्त बना के देगा, फिगर ऐसे देगा, ये देखिए फ्लास्क है और यहाँ कैलस है, बोले हाँ ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। अब मेरे पास 3 कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि मैंने इस फ्लास्क में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का अमाउंट को इक्वल कर दिया। अब मैंने इस फ्लास्क में जितना ऑक्सीजन डाला उतना ही साइटोकाइनिन, दोनों का अमाउंट को लेवल में लेते आए, तो क्या असर पड़ेगा कैलस पे? दूसरा, अगर मैं ऑक्सीजन का अमाउंट को बढ़ा दूं और साइटोकाइनिन का कम कर दूं तो कैलस पे क्या असर पड़ेगा? तीसरा, ऑक्सीजन के लेवल को घटा दूं और साइटोकाइनिन को बढ़ा दूं तो ये कैलस पे क्या असर पड़ेगा? अगर तुम देखोगे एलएन के क्वेश्चन पेपर को 100% मिलेगा, और कभी कभी तो ये अमाउंट में देने लगते हैं कि ये दे दिया 0.2 और ये है 0.2, ये 0.6 है, तो थोड़ा सोचना है सर डाटा वाटा याद करना, अरे डाटा नहीं, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन को देखिए और साइटोकाइन का कंसंट्रेशन देखिए, डाटा वाटा याद नहीं करना है। 0.6 है सर, इसका 0.3 है, तो अरे तो इतना समझो ना, 0.6 ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा है, साइटोकाइन कम है, तो डाटा से डरना नहीं। पहला, अगर आपने फ्लास्क के अंदर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन किसी तरह से इक्वल लेते हैं,
तो इसके अंदर में कैलस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जो मास ऑफ सेल है वैसा ही रह जाएगा, नो डिफरेंशिएशन। आंसर कर देना, नो डिफरेंशिएशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस वो डिवाइड करते रहेगा। ठीक है सर। दूसरा, अगर ऑक्सीन बढ़ा दे और साइटोकाइनिन को कम कर दे तो इस कैलस में रूट बनना, रूट इनिशिएशन, रूट में डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाए। दे विल फॉलो द फॉर्मेशन ऑफ द रूट, रूट फॉर्मेशन को लीड करना स्टार्ट करेगा। अगर इसका उल्टा कर दे, अगर इसका उल्टा कर दे ना, तो यहां पास जो आपका कैलस है वहां शूट फॉर्मेशन, यानी रू स्टेम लीफ, शूट बनाना, जमीन के ऊपर वाले पार्ट को शूट कहते हैं। तो स्टेम, लीफ, फ्लावर, नोड, इंटरनोड, ब्रांच, शूट, उसको ये लीड करना स्टार्ट करेगा, शूट फॉर्मेशन। ये रूट फॉर्मेशन ऐसे क्यों होता है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम, ये किसी को नहीं मालूम कि ऐसा क्या है भाई कि कंसंट्रेशन थोड़ा आगे नीचे किया, पूरा प्रोसेस ही चेंज हो रहा है ना। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि टिश्यू कल्चर लैब में आपने ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ किया तो वो कैलस किस डायरेक्शन में लीड करेगा। इसलिए टिश्यू कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिश्यू कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो बायोटेक में हम लोग यही करेंगे कि भैया आपने क्या लिया, एक राइस का प्लांट ले लिया, ये राइस का एक सेल ले लिया, ये राइस का एक सेल, राइस का एक सेल निकाल लिया, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका डीएनए। मैंने क्या किया, इस एक सेल में, एक सेल में, एक सेल में मैंने इसमें जबरदस्ती एक सेल में इसके डीएनए में मैंने ऐड कर दिया एक दूसरा बाहरी जीन। मैंने बाहर से एक जीन डाल दिया, या कॉटन का प्लांट ले लिया और उसके अंदर मैंने क्राई जीन डाल दिया, CRY जीन, बैक्टीरिया से निकाला और क्राई जीन डाल दिया। सर कैसे डाल दोगे प्लांट के अंदर में? हमारे पास प्लांट में डालने के दो अच्छे मेथड है। एक मेथड है जीन गन, गन पे फिट कीजिए, प्लांट में डाल दीजिए, अच्छा मेथड है। लेकिन उससे भी अच्छा मेथड है कि एक बैक्टीरिया का यूज कीजिए जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, जिसे आप कहते हो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। बोले ठीक है सर, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम में ध्यान देना वो प्लांट डाइकॉट होना चाहिए, मोनोकॉट में ये काम नहीं करेगा। बोले ठीक है सर, मोनोकॉट में काम नहीं करेगा, ठीक है। अब माइक्रो इंजेक्शन मेनली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेनली एनिमल्स के लिए। यहां देखो मैंने डाल दिया। सर तो बीटी कॉटन कैसे बनाते होंगे, बहुत सारे बच्चे का ये लगता है सर बीटी कॉटन कैसे बनाते हैं, कॉटन प्लांट ले लिया और क्राइजीन डाल दिया। अरे नहीं, ऐसे नहीं बनाते, हम एक सेल लेंगे, ओनली द सिंगल सेल। बोले ठीक, उस सेल में जबरदस्ती हम जीन डाला तो ये सेल अब हो गया, उसमें मैंने ट्रांसफर ऑफ जीन कह दिया, ठीक है। अब इस सेल को आप डाल दीजिए टिश्यू कल्चर, एक फ्लास्क लीजिए और ये सेल डाल दीजिए, जो भी हार्मोन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जो भी डालना बेटा भरपूर डाल। सेल डिवाइड करेगा, सेल के अंदर है एक एबिलिटी टोटीपोटेंसी, सेल के अंदर एबिलिटी है टोटीपोटेंसी, जिससे वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा एंड दे विल फॉर्म द मास ऑफ सेल। दिस इज अ मास ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड कैलस। वो मास ऑफ सेल कैलस में कन्वर्ट हुई। हमारे अंदर एबिलिटी नहीं, याद रखना, नहीं तो तुम्हारा भी एक सेल ले लेते और तुम्हें टिश्यू कल्चर में डाल देते तो तुम्हारे तरह एक आमिर जिया बन जाता, बराक ओबामा एक बन जाता। प्लांट में एबिलिटी, प्लांट में एबिलिटी है टोटीपोटेंसी, तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है। सर स्टेम सेल में नहीं, स्टेम सेल के अंदर है ना मल्टीपोटेंसी, वो कई अलग अलग टिश्यू तक बन सकता है, कई सारे ऑर्गन बना सकता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता ना। हमारे अंदर में पूरा ऑर्गेन्स बनाने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है सर, अभी मैं बात करूंगा उस पर। कैलस बन गया,
अब इस कैलस में डालिए ऑक्सीन ज्यादा कर दीजिए, साइटोकाइनिन कम कर दीजिए, तो क्या होगा, इस फ्लास्क में जो कैलस है ग्रो करेगा एंड दे विल फॉर्म द रूट, दे विल फॉर्म द रूट फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्सीन ज्यादा है। अब क्या कीजिए, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीन को कम कीजिए, साइटोकाइनिन को ज्यादा कर दीजिए, तो फ्लास्क के अंदर में रूट तो बन चुके थे, रूट बन चुके थे, अब यहां पास बनने लगेगा शूट। यही बन गया एक प्लांटलेट, एक छोटा सा प्लांट नन्ना मुन्ना सा तैयार हो गया, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना प्लांट बन गया। बोले सर अब क्या करें, सोचिएगा ध्यान से, मैंने कॉटन का एक सेल लिया, उसमें मैंने क्राइजीन डाल दिया, अब वो सेल डिवाइड करके कैलस बना, यानी कि कैलस के हर सेल में क्राइजीन होगा, थोड़ा लॉजिकल, कैलस के हर सेल में क्राइजीन होगा, ठीक है। अब जो उसे प्लांटलेट बना, इस प्लांटलेट के अंदर में जो लाखों सेल है, रूट में, स्टेम में, लीफ में, सब में, सभी में क्राइजीन होगा। अब इसे निकालिए और मिट्टी में ग्रो कर दीजिए, मिट्टी में मस्त ग्रो किया, रूट बना, स्टेम बना, लीफ बना, सब कुछ मस्त बना रहा है। इस प्लांट के हर सेल में क्राइजीन, इस प्लांट के हर सेल में क्राइजीन है, इसी को मैं कहूंगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। मैंने ट्रांसफर कर दिया एक जीन को, इसी को मैं कहूंगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसी को मैं कहूंगा ट्रांसजेनिक प्लांट, इसी को मैं कहूंगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ना। तो ये क्वेश्चन बायोटेक में पूछा जाए, ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब कि क्या सारे सेल में होने चाहिए? आंसर, जब तुम्हारे बॉडी के हर सेल में ट्रांसफर ऑफ जीन हुआ है, बॉडी के हर सेल में जीन ट्रांसफर हो गए, तभी आपको ट्रांसजेनिक का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर मानव को लिया और 4-5 हमने माइक्रो इंजेक्शन से डाल दिया, 5-6 सेल में डाल दिया, लीवर के सेल में, बोलिए मानव तो ट्रांसजेनिक है। गलत है, मानव के ट्रिलियन ऑफ सेल, हर सेल के अंदर फॉरेन जीन आएगा, तभी ट्रांसजेनिक का फॉर्मेशन होता है। चलो ठीक है, ये तो बाहर की बात है, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है, जो मैं पूछ लेता हूं फटाफट वापस से, कि ये फ्लास्क है और इसके अंदर मैंने कैलस डाल दिया है, अगर ऑक्सीन का अमाउंट साइटोकाइनिन है तो क्या होगा, ऑक्सीन ज्यादा है तो क्या होगा, और ऑक्सीन कम है तो क्या होगा। चलो फटाफट तीनों का आंसर बताइए, 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल सा है, अगर दोनों का अमाउंट इक्वल है, अगर दोनों का अमाउंट इक्वल है, नो डिफरेंशिएशन, बस कैलस डिवाइड करते रहेगा। अगर ऑक्सीन जाता है रूट फॉर्मेशन, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है शूट फॉर्मेशन, बस सिंपल सिंपल सिंपल। चलो ठीक है, चलो फटाफट, अब मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं, कि जिब्रेलिक एसिड आज नहीं पढ़ा सकता, क्या उसमें लगेगा आधे घंटे का टाइम नहीं है। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। चलो, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीन हार्मोन, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीन हार्मोन। तो आंसर सिंपल है, मिनरल न्यूट्रिशन में दे रखा था जी, आंसर इज द जी। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, दो ऐसे ऑक्सीन का नाम बताइए जो कि नेचुरली प्लांट में पाया जाता है, दो ऐसे ऑक्सीन का नाम बताइए जो नेचुरली प्लांट के अंदर पाया जाता है। मारूंगा जया 2,4-D, अरे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक, चलो 3 आर्टिफिशियली ऑक्सीन का नाम बताइए, 3 आर्टिफिशियल ऑक्सीन का नाम बताइए। 2,4-D, 2,4,5-D और एक बोल सकते हो NaA, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड,
नैप्थेलीन एसिटिक एसिड ना, नैप्थेलीन एसिटामाइड, नैप्थेलीन एसिटामाइड। ध्यान से सुनो, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहली बार ऑक्सीन प्लांट में मिला ही नहीं। इधर देखो, पहली बार ऑक्सीन हार्मोन प्लांट के अंदर पाया ही नहीं गया, वो पहली बार इंसान के यूरिन में पाया गया। एनसीईआरटी का पहला लाइन, एनसीईआरटी का पहला लाइन है ह्यूमन यूरिन में। अरे हसनैन, यूरिया में कहां से, यूरिन में, यूरिया में कहां से घुस जाएगा ऑक्सीजन, यूरिया में नहीं, यूरिन, ह्यूमन यूरिन में पाया गया। बोले सर हमारे अंदर होता है क्या? अरे तुम्हारे अंदर नहीं, जिस इंसान को पेलैग्रा नाम का डिजीज है, जिस इंसान को पेलैग्रा नाम का डिजीज है, उसके यूरिन में ऑक्सीन नाम के सब्सटेंस देखे गए। हाँ, तो सर पेलैग्रा क्यों होता है? तो आई थिंक विटामिन नियासिन, शायद जहां तक मुझे लग रहा है, विटामिन नियासिन की कमी से एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं पेलैग्रा। तो जिस इंसान को पेलैग्रा नाम की बीमारी थी, उसके यूरिन में ये सब्सटेंस पाया गया ना। चलो ठीक है, सेकेंड जो पूछा जाएगा आपको, ठीक है, ये बताइए व्हाट इज द डीकैपिटेशन और प्रूनिंग? व्हाट इज द डीकैपिटेशन और प्रूनिंग? व्हाट इज द डीकैपिटेशन? ठीक है, एपिकल बड का रिमूवल। व्हाट इज द एपिकल डोमिनेंस? एक लाइन में क्या एक्सप्लेन करोगे? अगर मैं पूछ दूं व्हाट इज द एपिकल डोमिनेंस, एक लाइन में बताना है, तो क्या करोगे? व्हाट इज द एपिकल डोमिनेंस? बोलना सर कुछ नहीं, एपिकल बड inhibits the growth of lateral bud. Apical bud inhibits the growth of lateral bud. It is called apical dominance. जब तक एपिकल बड होगा, लैटरल बड ग्रो नहीं करेगा, ब्रांच नहीं बनेगी। बोले ठीक है। चलो ये बताइए, एपिकल डोमिनेंस को आप कहां पर यूज करना पसंद करोगे? दो जगह बताइए। एपिकल डोमिनेंस के रिमूव करके, मतलब कि एपिकल बड को हटा करके आप दो जगह यूज कर सकते हो। एक अपने गार्डन में हेज फॉर्मेशन, बुशी स्ट्रक्चर, झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाने में, जो आसपास आपके गार्डन में दिखता है, और दूसरा है टी प्लांटेशन में, चाय की खेती में आपको दिखेगा। ठीक है, मशीन वशीन से लगा करके आजकल करते हैं, पहले औरतें तोड़ती थी एपिकल बड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वीड फ्री लॉन आपको बनाना है, तो कौन सा आप ऑक्सीन यूज करोगे? वीड्स फ्री लॉन बनाना है, कौन सा ऑक्सीन आप यूज करोगे? 2,4-D। और ये कौन सा वीड को हटाएगा? डाइकॉट और मोनोकॉट। ये 2,4-D कौन से वीड्स को हटाएगा? डाइकॉट को और मोनोकॉट को। तो आंसर होगा इट विल रिमूव द डाइकॉट्स वीड, नॉट द मोनोकॉट। याद रखना, उस कंसंट्रेशन पे डाइकॉट का ग्रोथ रुक जाता है, बट मोनोकॉट उसे पसंद है, मोनोकॉट को वो कंसंट्रेशन पसंद है, तो मोनोकॉट ग्रो करते रहेगा, डाइकॉट नीचे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके अलावा ये बताइए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, एक मिनट, स्टोमाटा को क्लोज करने में किसका रोल है? स्टोमाटा को बंद करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? स्टोमाटा को बंद करने में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? याद रखना है, ए जया, अरे भाई एब्सिसिक एसिड, मैंने फोटोसिंथेसिस में भी बताया था। और स्टोमाटा को खोलने में, यहां देखो एक मिनट ध्यान से, स्टोमाटा को खोलने में साइटोकाइन, स्टोमाटा को बंद करने में कौन? एब्सिसिक एसिड। याद रखना, स्टोमाटा को बंद करना है। सर क्यों बंद करना है? अरे भाई साहब गर्मी बहुत ज्यादा है, मई जून का टाइम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी वेपर के फॉर्म में खूब निकलेगा, खूब ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, तो पानी का कम से कम लॉस हो, तो स्टोमाटा बंद करो। इसलिए प्लांट एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा एब्सिसिक एसिड, जो स्टोमाटा को क्लोज कर देगा, इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। लेकिन साइटोकाइनिन स्टोमाटा को खोलने का काम करता है। हाँ, एपिकल डोमिनेंस करता है ऑक्सीन, और एपिकल डोमिनेंस का उल्टा काम, एपिकल डोमिनेंस का उल्टा काम करता है साइटोकाइनिन। एनसीईआरटी का वर्ड है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ऐसे समझो। सर ये ओवरकम एपिकल डोमिनेंस का मतलब देखिए,
ये आपका रूट, ये आपका नोड, और ये भैया है आपका एपिकल बड, एपिकल बड। और यहां पास ग्रो कर रहा है आपका लैटरल बड, लैटरल बड। ये है रेड वाला लैटरल बड। क्या लैटरल बड ग्रो कर पाएगा एपिकल बड के सामने? क्या लैटरल बड ग्रो करेगा? बोले सर नहीं करेगा, क्योंकि एपिकल बड ने ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करेगा? न्यूट्रिएंट सप्लाई को रोक देगा, तो लैटरल बड ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम इसके ऊपर में इस लैटरल बड पे अगर साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दो, क्या छिड़क दो? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, तो एपिकल बड होने के बावजूद लैटरल बड ग्रो कर जाएगा। इसी को एनसीईआरटी कहता है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। तुमने एपिकल बड नहीं हटाया, चलो कोई टेंशन नहीं। अगर तुम साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दो तो एपिकल बड होने के बावजूद लैटरल बड ग्रो करेगा, नए ब्रांच बनाएगा। इसी को कहते हैं दे ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ये काम है साइटोकाइनिन का। एक बार साइटोकाइनिन में पढ़ लो, एक बार साइटोकाइनिन निकालो, उसे पढ़ लो। मिला किसी को? फटाफट देखो एनसीईआरटी में साइटोकाइनिन में कहीं दिखा? दिख गया तो मेरे में से ठीक है। तो मेरे में से अब ये हार्मोन तो रट्टाफिकेशन हो गया, इसमें टेंशन नहीं, ये हार्मोन याद हो गया है। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तो मेनली करना है आपको इथाइलिन। तो अगले बार में थोड़ा सा हम लोग करेंगे जिब्रेलिक एसिड एंड द इथाइलिन। फिर भी अगर किसी बच्चे को, मैंने तो तुम्हें ये दे दिया है जो अपना चैनल वाला बता दिया, जिसमें मैंने सारे लेक्चर्स डाल दिए। उस पे मैंने क्यों डाला उसका रीजन अलग है, ठीक है। तो वो वाला जो मैंने बनाया ना बॉटनी वाला जो चैनल, उसमें लगभग मैंने सारे लेक्चर कलेक्ट करके मॉर्फो के, प्लांट किंगडम के, जो भी अच्छे लेक्चर थे, जो मैंने 6 महीने में जो भी अच्छे लेक्चर्स बनाए हैं, जो मुझे लग रहा था तुम्हारे काम के, तो मैंने सारा चीज प्लेलिस्ट में डालते जा रहा हूँ। तो आप जाओ, और आपको अगर कभी टाइम मिल जाए, कभी टाइम मिल जाए कि चलो आज मॉर्फोलॉजी का थोड़ा सा ट्रिक पढ़ ले, एनाटॉमी का पढ़ ले, ये का पढ़ ले, तो वो आप कर दीजिए, ठीक है। एक काम तो वहां से आप कर सकते हो, और दूसरा काम रिकॉर्डिंग